जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। आज मैं आपको बहुत ही सरलता से फंडामेंटल राइट को समझाऊंगा और पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आइए, क्यों फंडामेंटल राइट हमें दिया गया संविधान में। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिटिश भारत के काल में, जब देश गुलाम था। उस समय जब हमारे लोग कंपनी में काम करते थे, जब काम करते करते थक जाते थे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, कोई भी इंसान हो। लेकिन अंग्रेज़ों का कहना था कि भोजन अभी नहीं, 10 घंटे के बाद। ठीक, तो वो कुछ लोग तो मर जाते थे, जो जिंदा रहते थे भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही ना, लेकिन भोजन का अधिकार नहीं था दोस्तों। कहने का मुख्य पॉइंट यही है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। कैसे नहीं थी? जब किसान भाई फसल पैदा करना चाहते थे, जैसे कि धान और चावल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता था आप नील की खेती करो। अंग्रेज़ों का कहना था कि धान चावल छोड़ो, आप नील की खेती करना स्टार्ट करो दोस्तों। तो इस प्रकार से विचारों की स्वतंत्रता भी नहीं थी दोस्तों। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे संविधानवेत्ता, जो संविधान के बनाने वाले विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मूल अधिकार ही देना जरूरी है दोस्तों। ठीक, इसलिए उन्होंने मूल अधिकार देश को दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मूल अधिकार क्यों दिया गया दोस्तों। तो आइए जानते हैं मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताऊंगा सभी मूल अधिकार के बारे में, लेकिन इतना बताना जरूरी है कि मूल अधिकार क्यों दिया गया, उसका उद्देश्य क्या है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है दोस्तों। आइए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। और मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो मूल अधिकार का सिंपल तरीके से, अगर मैं साधारण तरीके से बताऊं आपको, तो मूल अधिकार का मूलतः उद्देश्य है कानून की सरकार का निर्माण करना, ना किसी व्यक्ति विशेष की दोस्तों। ठीक, कानून की सरकार का निर्माण होगा तो वहाँ पे समानता होगी, सबके लिए समानता का अधिकार होगा दोस्तों। देखिए कैसे कानून की सरकार होगी। जब कानून की सरकार होगी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी दोस्तों। कानून की सरकार होगी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी और सामाजिक स्वतंत्रता होगी दोस्तों। आप स्वतंत्र हो, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो, आपके विचार स्वतंत्र है, लेकिन आपके विचार कानून के द्वारा बंधे हुए दोस्तों। आपको सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। करने से पहले ये सोच लीजिए कि कानून जो कहता है वो हम करें या नहीं, उसी को करना है दोस्तों। उसी के आधार पर अगर आप चलेंगे तो सामाजिक स्वतंत्रता बनी रहेगी, वो भी कानून के अधीन रह करके। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, दोनों का मिलन होगा, क्या बनेगा? मूल अधिकार संतुलित रहेगा दोस्तों। जब मूल अधिकार संतुलित रहेगा तो लोकतंत्र का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार से लोकतंत्र का निर्माण होता है। कानून की सरकार रहेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको बनी रहेगी, सामाजिक स्वतंत्रता कानून के अधीन रहेगी, मूल अधिकार संतुलन रहेगा, लोकतंत्र जिंदाबाद। ठीक है, तो मैंने ये बताया। और मूल अधिकार के आगे मूल क्यों लगा हुआ है? मूल इसलिए लगा है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक, यहाँ पे नैतिक होगा दोस्तों। ठीक, व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दिया गया है ना, मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। किसी भी धर्म को माने आप, जिससे आपका आध्यात्मिक बना रहेगा। भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, चारों विकास होगा, चारों तरफ से विकास होगा अगर मूल अधिकार रहेगा तो दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं दोस्तों। तो मूल अधिकार टोटल थे 7, ठीक, लेकिन अब 6 हैं दोस्तों। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 12 अनुच्छेद 300 क के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। मैं फिर से बता दूं कि संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत और भाग 12 अनुच्छेद 300 क के तहत दोस्तों। अब आइए बताते हैं 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, फर्स्ट, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों। ठीक, अनुच्छेद 14 कौन सा है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सब आईपीसी की धारा लगेगी, आपके साथ भी वही आईपीसी की धारा लगेगी। पूरे भारत में जो उसी जुर्म के लिए सबके साथ वही आईपीसी की धारा लगेगी, सबके साथ समान व्यवहार। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अमीर गरीब ऊंचा नीचा सब कानून के अधीन है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है दोस्तों। सब उसके अंडर में रह करके काम करते हैं, इसलिए स्वतंत्रता बरकरार रहती है, सामाजिक स्वतंत्रता बरकरार रहती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 14 से 18 समानता का अधिकार में अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है दोस्तों। ठीक, कोई सार्वजनिक भोजनालय जहाँ पर सरकार के द्वारा वहाँ पोषित होता है, वहाँ पर सरकार अपना रुपया लगा रही है, धन
इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, मनोरंजन थिएटर है, कोई सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है, वहाँ पर आपको जाने से, किसी को भी जाने से, काला गोरा ऊंचा नीचा किसी को भी जाने से रोक नहीं है दोस्तों, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो। ठीक, तो धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी प्रतिषेध है दोस्तों। ठीक, ये था 15। अब मैं आपको बताऊंगा समानता के अधिकार में 14 से 18 में 16। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अनुच्छेद 16 की ओर। दोस्तों समानता का अधिकार में बता रहा हूँ अनुच्छेद 14 से 18 में। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, कोई भी वैकेंसी निकली दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी संस्था के द्वारा, आपको सबको फॉर्म भरने का अधिकार है। कोई भी काम हो, कोई भी योजना हो, वो सब के लिए है दोस्तों। इसलिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। आगे आते हैं अनुच्छेद 17 की ओर दोस्तों। तो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत दोस्तों। शुरुआत कहाँ से हुई तो मैं बता देता हूँ कि अंग्रेजों की देन है ये अस्पृश्यता, जिससे देश राष्ट्र एकता की ओर ना बढ़ने पाए। छुआछूत होगा तो विभिन्नता फैलेगी, विभिन्न मत होंगे दोस्तों, इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता फैलाने का काम किया था। लेकिन अब इसका अंत हो चुका है दोस्तों। अब यह अमानवीय है, अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया है, छुआछूत ऐसा करने पर क्या होता है, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत 6 माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। दंडनीय अपराध है दोस्तों। ठीक, अगर छुआछूत का व्यवहार आप फैलाते हैं या करते हैं कुछ, तो इसके लिए जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत 6 माह कारावास, 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के डिटेल पूरी लेकर के आऊँगा, एक नया वीडियो मैं बताऊंगा जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम क्या होता है दोस्तों। अभी फिलहाल इतना बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद मैंने आपको बताया अनुच्छेद 17 के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का कहना है कि उपाधियों का अंत है दोस्तों। आइए औपनिवेशिक काल में चलते हैं। औपनिवेशिक राज्य के समय जो पद दिए गए वो वंशानुगत पद थे, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राम बहादुर, दीवान बहादुर। तो जितने भी बहादुर हैं, जितने भी उपाधि वाले पद हैं, सबका अंत हो चुका है, अब सब समान है दोस्तों। अब जैसे दूसरा पॉइंट क्या है, पुरस्कार पाने वाले लोग जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, अपने नाम के आगे जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को मिला भारत रत्न, तो अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लगा सकते। चलिए छोड़िए, नाम के आगे छोड़िए, जैसे कि उन्हें मिला भारत रत्न, तो अब सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लगा सकते, लास्ट में भी नहीं लगा सकते दोस्तों। ठीक है, ना आगे ना पीछे। ठीक, सब समान है, पुरस्कार पाते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप अपने नाम के आगे और पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते दोस्तों। इसलिए लिखा हुआ है पुरस्कार पाने वाले लोग भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह था आपका अनुच्छेद 18। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद, तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ठीक है, आप इसे नोट भी करते जाइए, ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जो मैं आज बता रहा हूँ, नए तरीके से बता रहा हूँ। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। आते हैं अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं आइए बताते हैं। अनुच्छेद 19 में पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार है आपको, आप एक्सप्रेस ऑफ मीट मतलब आपके जो विचार हैं आप उसे प्रकट करिए दोस्तों। ठीक है, चाहे वो सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की हो, पहुंचाइए, स्वतंत्र हैं आप। ठीक, लेकिन हाँ बोलने का अधिकार है, लेकिन कानून के अंडर में रह के दोस्तों। आपको विचार बोलने का अधिकार है, लेकिन ये सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूँ कानून का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, तो सोच समझ करके बोलिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। पता चला सम्मेलन में गए, पीछे घुसेड़े हुए हैं, ठोंक दिए किसी को, तो एक कानून का वायलेशन हो गया ना। तो सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। संघ बनाने का अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का, जैसे दल आप बनाना चाहते हैं, कोई भी पार्टी बना लो, स्वतंत्र हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा है संचरण, घूमने फिरने का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूमें, आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, ठीक, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूमो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये है संचरण का अधिकार। आते हैं 5वें पर, निवास। भारत के किसी विभाग में बसने का अधिकार है आपको, किसी विभाग में जमीन खरीदो, बसो, रहो आराम से। ठीक है, यह है निवास। आगे बढ़ते हैं 6वें पर, वृत्ति यानी व्यापार। किसी विभाग में व्यापार करने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जा करके व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा आपका 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार 6 प्रकार से। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे मूल अधिकार पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैं बता रहा था स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में, तो अब मैं बताऊंगा अनुच्छेद 20। 19 बता दिया मैंने। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है ये, देखिए, जैसे कि एक अपराध के लिए दोबारा आपको दंड नहीं दिया जाएगा, इसमें कहा गया है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, आपको स्वयं अपराध साक्षी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपने अपराध किया है स्वयं कह दो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्वयं आपसे नहीं कहा जाएगा कि स्वयं कहो, आपकी
हाँ मैंने जुर्म किया है, ऐसा आपसे नहीं कहा जाएगा दोस्तों। यही है, आपको स्वयं अपराध के लिए साक्षी बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब तक अपराध आरोपित नहीं होता दोस्तों, क्या है, जब तक अपराध के आरोप की पुष्टि नहीं होती है तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 21 के बारे में दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं अनुच्छेद दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप अपना खुद प्राण लेने पर आ जाए, मतलब आत्महत्या करने पर आ जाए। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ वंचित किया जाएगा। भारतीय कानून ये नहीं लिखा है कि आप आत्महत्या करें, ये दंडनीय अपराध है। इसके अलावा कुछ भी करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ आपको वंचित किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हाँ आप कानून का वायलेशन करते हैं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा आपको। अब इसमें क्या क्या है, दूसरा पॉइंट, निजता का अधिकार इसी में है दोस्तों। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, आप जानते हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है आपको। प्रदूषण शोर से मुक्ति का अधिकार है आपको दोस्तों, ठीक है। अगर इन सब का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 बताऊंगा अनुच्छेद 21 का के बारे में दोस्तों, ठीक है। 21 बताया था मैंने, अब मैं अनुच्छेद 21 का के बारे में बताऊंगा। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। कितने वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक की हायर एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं अनुच्छेद 22 की ओर दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो वो दशा कौन सी है, आइए देखते हैं। कारण बताओ गिरफ्तार क्यों। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है तो इस अनुच्छेद के तहत आप उससे पूछ सकते हैं आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, उसका रीजन बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, ठीक, ये भी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। कोई अगर आपको किसी जुर्म के अधीन आपको पकड़ा जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अधिकारी को 24 घंटे में पेश करना होगा। और यात्रा के समय को मिला करके, ठीक है, पता चले यात्रा के समय को रगड़ दे, लेकिन यात्रा के समय को मिला कर कहा गया है जिससे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे अधिकार की ओर दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे मूल अधिकार के बारे में। क्या कहा गया है तीसरे मूल अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, बलात् श्रम का प्रतिषेध है दोस्तों। क्या है बलात् श्रम, बच्चों महिलाओं की खरीद बिक्री पर रोक है दोस्तों, ठीक है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो कितने वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी तरह से कोई भी काम करना ना पाए, सिर्फ पढ़ाई के अलावा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चौथे मूल अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद मूल अधिकार चौथा क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। चौथा मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 का कहना है कि अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है दोस्तों। आपको क्या है इसमें मूल, भगवान, किसी भी भगवान कोई भी रूप में माने, ठीक। दूसरा, किसी भी धर्म में आप विश्वास रखें, कोई भी धार्मिक आस्था परंपरा रीति रिवाज को आप माने दोस्तों, ठीक है। ये है चौथे अनुच्छेद 25 में। अब आगे बढ़ते हैं। बताऊंगा कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्य को प्रबंधन का अधिकार है। इसमें मुख्य पॉइंट यह है कि किसी भी धार्मिक संस्था खोलने का आपको अधिकार है दोस्तों, ठीक है, उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर से छूट है दोस्तों। धार्मिक संस्था खोलेंगे तो आपको कर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28, ठीक। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ धार्मिक संस्थाओं में उपासना प्रार्थना की स्वतंत्रता है दोस्तों। ये सब छूट इसलिए है जिसमें आप सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे और देश की एकता बनी रहे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 5वें मूल अधिकार के बारे में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 29-30 में कहा गया। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की लिपि भाषा की स्वतंत्रता, ठीक। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान का स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। वे अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना करें, उसका प्रशासन करें, उसका प्रबंधन करें, वो उनको राइट दिया गया, ठीक है, अल्पसंख्यकों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6वां मूल अधिकार है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। अगर आपके मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत इसमें कौन कौन सी हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय याचिकाएं जारी करेंगी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा, 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करेंगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको
डिटेल में बताऊंगा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये सब क्या होते हैं। मैं अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है यानी वायलेशन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा लेना होगा अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों क्या क्या कहा गया है इसमें, 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है, तो किस आधार पर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा गया है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जाएंगे आप 226 के तहत। दोस्तों तो क्या है, क्या कहेगा ये? प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुत किया जाए, मतलब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, हम चेक करेंगे दोषी है या निर्दोष है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी याचिका है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देगा कि सार्वजनिक सरकार प्राधिकरण ने किसी मूल अधिकार का वायलेशन तो नहीं किया है। ठीक, ये दूसरा था। आगे आते हैं तीसरा, प्रतिषेध का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर रोकेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, प्रतिषेध का ये मतलब हुआ। आगे आते हैं चौथे पर, इसका मतलब है उत्प्रेषण यानी प्रमाणित करेगा। ठीक है, पांचवें पर आते हैं कि अधिकार परीक्षा का मतलब होता है न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय की जांच करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल तरीके से कि फंडामेंटल राइट मूल अधिकार क्या है दोस्तों, क्यों दिया गया। विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप खुश रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।